साधु वस्त्रोदान निखालसन ने मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने विचार रखने के लिए। तालियां हो जाए। गेस्ट ऑफ ऑनर ही होते हैं, बट यहाँ सारे मुख्य अतिथि हैं। मैं इसलिए मैडम को बोला मुख्य अतिथि नहीं है, सब लोग मुख्य अतिथि है। और गुरु तो हमारा मुख्य है, उम्र से भी 4 वेदों का ज्ञान रखते हैं और ग्लोबली रिन्यूएंट है, और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त है। हरिओम। तदैवी सिंदूरवदनो देवयत्पादपङ्कजस्वर्णं वासर्मणीवं तं साम्राज्ञं नाचेति विज्ञानां शुक्लाम्बरं धरं विष्णु सचिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरुपरो हरिः आभालोचन शम्भुर् भगवान् बादरायणः। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभाभ्यो नमः, सभापतिभ्यो नमः। तो मैं समिता शास्त्री सभी लोगों का विचार सुना, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे वैदिक काल के ही ये सुखी जीवन की परिकल्पना की गई है। छोटी कोई सीमा नहीं होती है, उसकी सीमा को आज तक सुख की सीमा को किसी ने भी निर्धारण नहीं कर सका है। और ये सुख 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक, बाह्यिक और प्रारब्धिक। किसी ने प्रारब्ध में सुख लाया है वो हमेशा सुखी है। कोई शाब्दिक सुखी है, सुखी शब्दों से एक दूसरे को खुश करता है, सुखी बनाता है। कोई गंभीर ध्यान मुद्रा में बैठ के मानसिक सुखी है। तो इनका जो रिच लाइफ गोल के जो अंग्रेजी का है, जिसका सही अनुवाद क्या हो सकता है? बोले तो सुखी समृद्ध जीवन, सुखी समृद्ध जीवन। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमको सभी को एक दृढ़ संकल्प होके जो भारत का जो 2047 तक समृद्ध भारत बनाने का जो सपना है उसको साकार करना। इसके लिए कि कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता से होने वाला नहीं है। जब तक लोक संकल्प हम विकसित भारत बनाएंगे बोल के लोक संकल्प नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इस कार्य का शुरुआत आज हमारे नोने बलराज जी ने यहाँ से शुरू किया। इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं विश्व के 11 विश्वविद्यालय में मैं मीटिंग प्रोफेसर हूँ। मैं विभिन्न विषयों में मैं व्याख्यान देता हूँ। तो मैंने एक दफे मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी का जिसका मैं प्रोफेसर ऑफ इमिग्रेशन हूँ, उसकी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज में एक व्याख्यान में मैंने कहा था कि हमारा मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, वो दीवार में लटकी हुई पेंडुलम घड़ी की तरह वो पास्ट एंड फ्यूचर चलती वर्तमान में नहीं रुकती है। और ऐसा है कि हमारे वेदों में एक प्रश्न किया गया है कि हमेशा भूतकाल पीड़ादायक होता है, भविष्य आपको चिंता देती है, आनंद आपको सिर्फ वर्तमान में होता है। आपको वर्तमान में रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वैदिक काल में भी मनुष्य को वर्तमान में लाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक आदि जितने भी उपचार में कीर्तन, भजन, कथा आदि जो भी बनाए गए हैं मनुष्य को उतने समय वर्तमान में लाने के लिए, क्योंकि आनंद सिर्फ वर्तमान में ही है।
इसे मैं अंग्रेजी में कहता हूँ पास्ट इज पेनफुल, फ्यूचर इज स्ट्रेसफुल, प्रेजेंट इज प्लेजेंट। जो आनंद है वो वर्तमान भी हो सकता है, न भूतकाल में हो सकता है, न भविष्य में हो सकता है। किसी देश को विकसित बनने के लिए जहाँ के जनता आनंदित रूप में रहते हैं उसका बड़ा विकास हुआ रहता है। जैसे मैंने देखा स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड आदि, जहाँ हम यहाँ बैठे सोचते हैं कि हाई सोशल सिक्योरिटी वाले देश है, वो सोशल सिक्योरिटी अपने आप क्रिएट नहीं होती है। जब सारे लोग, जो हमारा वेद का वाक्य है, तृणवन्तु विश्व आर्य, जब सभी लोग सब में होंगे तो सिविलाइज होंगे तो अपने आप आनंद रहेगा सब में, सोशल सिक्योरिटी अपने आप क्रिएट होगी। तो पहले तो हमको भारत के प्रत्येक भारतवासी को एक तो वर्तमान में रहने की आदत डालनी चाहिए। ये जो भूतकाल सोचना, भविष्य सोचना, ये सब बेकार है। जो करना है वो होना है, करना है। वर्तमान में रहो, वर्तमान में कार्य करो, वर्तमान में ही विकास हो सकता है। आप भूतकाल से सोच के बैठोगे तो आपका कोई विकास होने वाला नहीं है। आप फ्यूचर को सोचोगे तो मैं आपका खाली माइंड में स्ट्रेस होगा। आप वर्तमान में कार्य करो तभी विकास हो सकता है, तभी आपका रिच लाइफ बोल के जो सुखी समृद्ध जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। उसके लिए हमें ऐसे आदमी आगे मतलब सभ्य बन सकता है। Here, he was a scholar and administrator and a leader of unmatched courage. He mastered 17 languages, excelled in governance and warfare, and dedicated his life to the defense of Swarajya. Even when captured and subjected to brutal torture, he refused to surrender. He proudly declared, "मैं मर सकता हूं लेकिन स्वराज और धर्म जीवित रहेगा." I may die, but Swarajya and Dharma will live on. This is the spirit that today's youth must embrace, the spirit of never giving up, standing firm in their beliefs and leading with knowledge and courage. Just as Sambhaji Maharaj combined the power of this word with the power of mind, today's youth must combine education with action, innovation and responsibility, and ambition with service to the nation. After this, I remember utter these words. हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। भगत सिंह जी, आपके गुरु जी की बात बता रहा हूं। हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हैं। This is what Viksit Bharat. This is not today's dream. It is a dream from the day of BJP's water break. Before that. And today also same thing is continuing, and we are lucky to under that umbrella. We cannot change our neighbors, we cannot change our past, but we can definitely change our future. The meaning is very clear. We must become self-reliant. If our scientists, technologists, entrepreneurs and youth take a pledge, India can lead the world in defense, artificial intelligence, green energy and space research. Here, it is very clear that a call should be given, as Vivekananda ji told, arise, awake and stop not till the goal is reached. So, मैं क्यों ये पूरा बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ का आज का है क्रिएटिव टॉक्स। Creativity started not now, from the day of independence till date. But as technology is developed, as things are coming up, we are seeing. Due to technology and media, it is reaching everyone. Before this, it was not there. So again, there is one good line I want to tell you. जैसे गंगा बहती रहती है, समय के पद चिन्ह मिट रहते हैं, पर भारत की आत्मा, उसकी एकता हमेशा अमर रहेगी। Just as Ganga keeps flowing, the footprints of time may fade, but India's soul, its unity will remain immortal. Just as Ganga never stops flowing, our commitment to Viksit Bharat 2047 must
remain unwavering. And because many things covered, I kept my pages out. Before concluding my speech, I request on the dais my leaders that we should take a pledge for this Viksit Bharat. भगत सिंह जी, आप मंच के नेता है, अगर आप परमिशन दिए तो मैं सभी को उठकर एक प्लेज करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तो एमपी बनने पे, मंत्री बनने पे हाथ सामने करके प्लेज लेते हैं, मगर हम लोगों को वो चांस अभी नहीं है। इसके लिए एटलीस्ट हम विकसित भारत का प्लेज ले सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल टू स्टैंड प्लीज। सभी अपना हाथ बढ़ाइए। हम भारत के नागरिक संकल्प लेते हैं कि अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प के अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। नैतिकता, ईमानदारी और राष्ट्रीयता के साथ देश के नव निर्माण के सक्रिय भाग लेंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमारा स्वप्न है विकसित भारत। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पांडा जी, मेरे परिचय में बताए, एक आदमी ऐसा है कुछ अलग बोलता है, इसलिए मैं थोड़ा अलग ही रहता हूँ भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित भारत 2047 देश की अतिथि से रिक्वेस्ट करूंगा, हम ज्यादा समय नहीं देंगे, स्पेशली मान्यवर सांसद लोगों को, क्योंकि वहां से बुलावा रहे हैं। ओनली 15 मिनट लूंगा गुरु जी के वक्तव्य के बाद, क्योंकि काफी लोग नाराज हो गए, यहाँ से जा चुके हैं। कुछ रिटायर्ड IAS IPS बहुत सारे अधिकारी लोग आए हुए थे, तो लोगों को हमने उनका नाम नहीं लिए करके कुछ लोग चले गए। खाली यही बोलूंगा, खाली गुरु जी का वक्तव्य बाद ओनली 15 मिनट लूंगा, आप ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हाँ, गुरु जी से बुलाया पहले मैं 2 लोगों को अलग वेट करूंगा, 2 मिनट। चंद्रकांत पति जी है और IM प्रोफेसर सत्यभूषण दास जी है। आप अपनी बात 2 मिनट बोलिए, क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा हमारा प्लानिंग में नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है देश खाली होगा तो फिर फोटोग्राफी नहीं होगा, लोग बोलेंगे। तो प्रोफेसर सत्यभूषण दास जी आप आइए, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट से जाएंगे। जय भारत माता। मुझे 2 मिनट के लिए समय दिए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, संक्षेप में बोलूँगा। डिस्ट्रीब्यूट गैस जो यहाँ अवेलेबल होते हैं, सब अपने स्थान में देश का प्रमुख भूमिका काम कर रहे हैं। मैं अपना एक स्पिरिचुअल लीडरशिप का ऊपर कुछ बात रखूँगा यहाँ। अभी महाकुंभ का ऊपर मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि विकसित भारत में अपहोल्डिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो महाकुंभ में मैं जब रिसर्च करता था, कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू कर रहे थे कि अर्थनैतिक विकास में हमारा विकसित भारत में जो स्पिरिचुअल का क्या रोल है। जैसे हमारा बहुत सारा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बाबा साधु ये देश को कुछ रिलीजन चल रहा है, ये सब। हम तो एक प्राध्यापक है, रिसर्च कर रहे थे, हम 5000 लोग का अभी तक भी स्टडी किया है और महाकुंभ में रहा है। मैंने देखा कि लोग का जो हमारा अर्थनैतिक विकास हो रहा है, 6 लाख करोड़ रुपीज का इनकम हुआ है एवं GDP को 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हो रहा है। बट मैं जो एक स्टडी किया था, लोग का मानसिक विकास क्या हुआ है, उस टाइम में लोग का मोटिवेशन क्या था महाकुंभ को जाने के लिए। इसमें 7 इम्पोर्टेंट चीज आया था कि लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पाप को धोने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग बोले कि हम मोक्ष पाने के लिए जा रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग। कुछ लोग बोले कि हमको हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, कुछ लोग को मिला बोले कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा आ रहे हैं।
एंड कुछ लोग बोले कि हम सोशल कनेक्टेड के लिए आ रहे हैं। एंड हम एक बहुत अच्छा चीज देखा, हम एक किए थे कि हैप्पीनेस लोग का पहले महाकुंभ का पहले क्या था, महाकुंभ का टाइम में क्या था, एंड आफ्टर 15 दिन के बाद क्या हुआ। उसमें एक बहुत अच्छा चीज आया है कि हम एक इंडिकेटर दिया था 0 to 10 में, जो लोग का हैप्पीनेस बहुत बड़ा है। मैंने महाकुंभ का पहले लोग बोल रहे थे कि हमको 0 to 10 में मैंने बहुत दुखी एंड तटस्थ, जो नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, एंड वहाँ से 10-15 तक बढ़ गया। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स में जो जिनको मिला, जो बहुत दिन रहते थे, वो बोला हमारा 20 हो गया। तो मेरा ये कहने मानना है कि एक तो अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़ा है, ये अनदर थिंग लोग का जो मानसिक अवस्था, स्पिरिचुअल जो हम जो बोलते हैं कि आध्यात्मिक अभ्युदय, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो लोग का जीवन धारा में परिवर्तन आया है। कुछ लोग जो लोग वहाँ रहते थे, साथ बोल रहे थे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रहते थे, उनका जो डिफरेंट प्रैक्टिस, एवरीबॉडी का जीवन धारा में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, जॉब रिलेटेड, लोग बोले कि हम वहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादातर इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, वो लोग बोले कि डेडिकेटली वो लोग मेडिटेशन, योगा, जो चीज की विकसित भारत में है, ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वजह से उनका हैप्पीनेस अभी भी सेम रहा है। यानी जो लोग खाली गंगा में जाके डूब लगा के आ गया, वो लोग तो भूल गया, वो लोग बोले हाँ हमको अच्छा लग रहा है। पर जो लोग वहाँ रह के अपना प्रैक्टिस करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग, वो उनका जीवन धारा में परिवर्तन हुआ। तो इससे अच्छा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज ए इम्पोर्टेंट थिंग, बट जो आध्यात्मिक परिप्रकाश, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा विकसित भारत के लिए स्पिरिचुअल लीडरशिप, इंडिया का स्पिरिचुअल लीडरशिप, ये जो कल्चरल हेरिटेज, उसका अपहोल्ड करना, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। मैं भी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का टूरिज्म मिनिस्टर के साथ मिल रहे थे, हम वही चीज डिस्कस कर रहे थे। किसी हिस्सा इवेंट में किसी लोग को ज्यादा दिन रख सकते हैं, उनका योगा, मेडिटेशन एंड एवरीडे उनको कनेक्ट कर सकते हैं, सब गाँव को, सिटी को, स्पिरिचुअल। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और भी कुछ था अभियान के तरफ से बहुत चिंतित है, मान्यवर सांसद लोग चले जाएंगे तो ये उजाला खत्म हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा लगेगा। अभी राजेश रंजन पति जी उड़ीसा से सुबह फ्लाइट में आए हैं, वो वरिष्ठ बिजनेसमैन है और बेंगलोर में सेटल है। तो मैं चाहूँगा कोई बात नहीं, थैंक यू। और मैं अभी कौमी मोटरंगी को बुलाना चाहूंगा, बट वो भी अपना 2 मिनट में करें। आप सामने मंच को देख सकते हैं, मान्यवर सांसद लोग कितना बेस्ट लग रहे हैं। मेरी सबको नमस्ते, और स्टेज पे बैठे हुए माननीय सभी सदस्य, मेरी जय श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्टेज पे आ पाई। ज़्यादा बोलने जैसे शब्द तो नहीं है मेरे पास। मैं बॉलीवुड एक्टर मुंबई से हूँ, लेकिन हरियाणा की बेटी हूँ, और 1.5 साल से मैं बीजेपी की सदस्य हूँ, बीजेपी के लिए काम कर रही हूँ। और कुलस्ते सर तो मेरी फैमिली है, मेरे अंकल के फ्रेंड है जो आरएसएस में मेरे अंकल थे, अभी वो नहीं रहे, मोदी जी के साथ में हरियाणा में जुड़े हुए थे, तो तभी से परिवार, आरएसएस परिवार को बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने राजस्थान की कैंपेनिंग की, तो राजस्थान में बीजेपी आई, तो मेरी उस टाइम पे बहसबाजी हो गई थी मेरे मुंबई में, मेरे क्षेत्र में, कि मैं पहली बार कहीं पर एक बोलते हैं ना, एक संघ से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर बीजेपी आई। फिर हरियाणा में मैंने प्रचार किया तो वहाँ बीजेपी आई, और फिर दिल्ली में जुड़े तो वहाँ भी बीजेपी आई। और सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं, और ये सनातन धर्म और बीजेपी की जो आरएसएस परिवार है, वो आजकल की जनरेशन को इतना मोटिवेट कर रहा है। अभी मैं वृंदावन की लास्ट वीक, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि छोटे से छोटे बच्चे, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे जो सनातन धर्म में जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, राधे राधे कर रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब हमारे सनातन धर्म में जो मोदी जी ने जो चाहा था, वो चीज पूरी हो रही है, और आगे भी ऐसे होती रहेगी। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सबको मेरा जय श्री राम। आपको चेन्नई और केरल की तरफ बढ़ना चाहिए। बिहार की बारी है। शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी राव पंपी मॉर्टन जी ने, जो कि बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी लीडर हैं। तालियां हो जाएं इनके लिए। और मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगी नेपाल से। नेपाल हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है और हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम पंपी मैडम को भी इन्वाइट करूंगा 2 मिनट, फिर गुरु जी की बात खत्म।
क्योंकि सब लोग बोर हो रहे हैं नीचे जो बैठे हैं, और सबको जैसे भी करके घर आए तो सबको सम्मान करना ही है। जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से हूँ। एक्सप्रेस से हम लोग माइनिंग लाइन से ही है, बट माइनिंग छोड़कर भी अभी हम लोग ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट कर रहे हैं। माइनिंग एरिया अगर आप देखें सर, जानते हैं कि माइनिंग वाले तो पैसा कमा के चले गए, बट इनके इन एंड अराउंड इनमें SC/ST या आदिवासी सोसाइटी वाले उनको कुछ भी नहीं हुआ है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना वाटर, ना फूड। तो हम लोग ये बना है आमा उड़ीसा माटी और आदिवासी विकास समिति, जिसका में वो वर्क एक ही है, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर यूथ, नॉट बाई बीइंग एम्प्लॉय बट बीइंग एम्प्लॉयड। तो हम लोग क्या करें, हमारा कितना भी इनकम होता है इसका 10% रिजर्व हम लोग रखते हैं, और देयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे हम लोग HMM खरीद पाए, लीड खरीद पाए, और हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे अंदर काम मत करो, आप फर्स्ट जनरेशन से एंटरप्रेन्योर बनो। तभी एक आत्मनिर्भर भारत बने जब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी इंडियन विल बिकम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये हमारी मोदी जी का सपना है। एंड विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम लोग एक एक भारत और एक एक भारतीय ये संकल्प लें कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अकेले नहीं, सबको लेके वीकर सेक्शन से लेकर टॉप मोस्ट बिलियनर तक। यही मैं बोलना चाहता हूँ। एंड वी नीड ऑल योर सपोर्ट टू डू समथिंग टुगेदर फॉर ब्राइट फ्यूचर इंडिया। थैंक यू। ऐसा लगता है और बहुत ही अच्छी बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि जब हम जॉब क्रिएट करने वाले बन जाएंगे तब हम असली देशी होंगे। और डॉक्टर और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँ को वही बचा के रखिए। दो शब्द राणा सांगा के बारे में। हाँ जी, किनके बारे में? राणा सांगा के बारे में। देखिए, मैं राणा सांगा जी के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, तो बिना जाने मैं किसी के बारे में कभी बोलती नहीं कहते हूँ। उन्होंने लगभग तुर्कों को हर युद्ध में हराया था। मुझे तो ऐसा पूरे कुछ उत्तर भी भारत में घोड़े की टाप से उन्होंने रौंद दिया था। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और उत्तर भारत में योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जो मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, हम फर्स्ट नंबर पे मोदी जी, सेकंड नंबर पे हमारे योगी जी और अमित शाह जी हमारे पूरे भारतवर्ष क्या में नाम है इतना मैम अच्छा। आपका? मेरा नाम राव पम्मी मोटन है, बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और भाजपा लीडर हरियाणा से हूँ। थैंक यू सो मच। आपके मन कोई फिल्म बॉलीवुड के? हाँ जी, मैंने ये 2 फिल्में की हैं, 13-14 सीरियल किए हैं और 1.5 साल से बीजेपी प्रचार में लगी हुई हूँ। पहले राजस्थान के प्रचार में जुड़ी, फिर बाद में दिल्ली के वापस प्रचार में आई, फिर वापस हरियाणा, और अभी जो फाइनली हमारे दिल्ली के इलेक्शन थे उसमें प्रचार में मैं जुड़ी हुई थी। और सभी जगह पर हमारी बीजेपी की सरकार आ गई। और मैं चाहूँगी कि जो बची कुची भी जो क्षेत्र हैं हमारे हिंदुस्तान में, आने वाले टाइम में पूरी बीजेपी का राज हो पूरे हिंदुस्तान में। मैडम आप आइए स्टेज पर। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लास्ट में थोड़ा सा समय लूँगा। हाँ, एक चीज़ और इंट्रोडक्शन करना मैं नहीं किया आपको। डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जी है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है NSIC भारत सरकार में। वो एक यंग जनरेटिंग और काफ़ी जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक प्रतिभा है उनके लिए, और उनका काफ़ी योगदान रहता है हर सेक्टर में। तो इसीलिए हमने उनको इन्वाइट किए, और उनका गले में थ्रोट से वो टॉक्स नहीं कर पाएंगे, बट मैंने ही रिक्वेस्ट किया सर कम से कम आप आइए। जनरली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में लोग फोटो तो छाप देते 10 लोगों का, गेस्ट ही नहीं आते। तो पता लगा कि डॉक्टर तापस पटा भी उस लेवल पे गिना जाए, मेरे को ही डर था। बट आज मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ, मेरा जो भी मान्यवर गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है, सब लोग आए, यही मेरे लिए बड़ा गर्व की विषय है। और मैं उम्मीद करता हूँ उनका मार्गदर्शन में हम आगे कुछ एक्सपीरियंस विकसित भारत की तरफ हम सुनेंगे, और वो जैसे भी अपना जो भी एक्सपीरियंस, जो भी टॉक्स देना चाहें भारत विकसित भारत के ऊपर, वो दे सकते हैं। थैंक यू। जय जगन्नाथ। अगर आप लोग चाहें तो सर वहाँ भी बैठ के बोल सकते हैं, तो इधर दोस्तों आपको बता दें, रीच लाइफ एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार को 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर इस नई पहल को शुरू करने की घोषणा की थी। इन्हीं विचारों को लेकर रीच लाइफ का उदय हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी वन इंडिया ग्रेट इंडिया। रीच लाइफ जिसका अर्थ है हर जीवन जरूरी है।
हर जीवन तक हम पहुंचते हैं। और हमारे समक्ष मौजूद हैं हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि। इनसे हम इसी विषय को लेकर उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी माननीय श्री सुकांत कुमार पानीग्राही जी, जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उड़ीसा से, अपने विचार साझा करें। रत्नाकरा धौत पदा हिमालय किरीटिने ब्रह्मराजर्षि रत्नायाम वंदे भारत मातरम। हाँ, क्रिएटिव टॉक्स है, उसमें जो उपस्थित है एस्टीम्ड गेस्ट श्री भगत सिंह कुलस्ते, एक्स मिनिस्टर महेश कश्यप जी, मेरे साथ बस्तर से एमपी श्री संगीता शास्त्री, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद वास्तोला जी, श्री सचिन कुमार जी, श्री नूने बलराज जी, मेरे बंधु भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजर है, डॉक्टर तापस रंजन पंडा जी जो रिच लाइफ्स के फाउंडर है यहाँ, जिसके कारण हम उपस्थित हैं, और डॉक्टर सुभ्रांशु शेखर आचार्य जी जो CMD NSIC से है, और उपस्थित समस्त महानुभाव, thought leaders, industry pioneers, scholars, and my dear friends present at this conference. It is a privilege to stand before you today and speak on a subject that holds the key to India's future, connecting thought leaders for Viksit Bharat. We are living in a transformational era where the dream of a developed India by 2047 is not just an aspiration, but a well laid out roadmap under the dynamic leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Our government is committed itself to making India an economic powerhouse, a global leader in innovation, and a model of inclusive development. To achieve this, we need the collective wisdom of India's brightest minds, our thought leaders, policy experts, entrepreneurs, academicians, and innovators. The question is how to do we channel this vast intellectual capital towards nation building. बोलते हैं जेएनयू जैसे लोग क्या बोलते हैं, निर्दोष लोगों को हमला, निर्दोष लोगों को फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनको में वास्तव में धरती पे जाके धरातल पे देखना चाहिए, तब समझ में आएगा। तो इस प्रकार से दिशा विहीन करके कुछ लोग काम करते हैं, जिसके कारण हमारा देश आज बटा हुआ है। आज कल जिस प्रकार से लोगों की नजर में दिखता है, लेकिन अब वो समय गया, अब वो समय आ गया है कि हम निश्चित ही 2047 तक विकसित राज्य बनाएंगे। और आप जैसे संगठन, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त लोग खड़े एक मंच में एक साथ चलेंगे तो निश्चित ही हमारे भारत माता का गौरव बढ़ेगा। आज के अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे बोलने का अवसर दिया, और बड़े लोगों के सामने छोटे आदमी को बोलना शोभा नहीं देता, जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना ऐसा लगता है, लेकिन मैं फिर भी साहस करके बोलने का प्रयास किया। और ऐसे संस्था संगठन से जुड़ने से सब सीखने को मिलता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ
मैं एक छोटा सा गांव का, मेरा जन्म छोटा था, 60 परिवार, मेरे माँ बाप कभी राजनीति में नहीं थे, ना नौकरी में नहीं थे, मैं सामान्य गरीब किसान का बेटा हूँ। लेकिन एक सामाजिक संगठन में मुझे काम करने का मौका मिला और राजनीति के शुद्ध रूप से राजनीतिक क्षेत्र में 2021 में आया और विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और भारत बस्तर के देवतुल्य जनता भारत के लोकतंत्र मंदिर में सांसद बना के भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे सामाजिक संगठन से वो आशीर्वाद के कारण वो सीखने मिला, तभी जाके आज यहाँ बोलने का साहस कर रहा हूँ। तो आज मेरे बोलने से कोई त्रुटि हुआ तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया एक भारत और श्रेष्ठ भारत के नारे को माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। आज विशेषकर डॉक्टर जी को मैं बधाई देता हूँ। हमारे ऐसे कई यहाँ पर विद्वान लोगों को एक साथ जोड़ा है। हमारे उड़ीसा से हमारे सांसद पाणिग्रह जी, हमारे महेश कश्यप जी सांसद बस्तर ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त किया और अनुभव भी बताया। ऐसे महेश कश्यप जी हमारे नेपाल से चल करके यहाँ आए। हमारे शास्त्री जी, हमारे बलराज जी और यहाँ पर हमारे आचार्य जी, जिनकी ऐसे विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ऐसे विकसित भारत प्रधानमंत्री जी की जो घटना है, वास्तव में मैंने सार्वजनिक जीवन में मेरा ये लगभग 40 साल से सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने इस भारत को, मध्य प्रदेश को, इस छत्तीसगढ़ के बारे में, बस्तर के बारे में पूरी महेश जी ने शेयर किया। पूरे देश में जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करना प्रारंभ किया, उस समय भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में उस समय क्या सोच रही होगी, आज मैं अनुभव करता हूँ। जिस बस्तर के अंदर 2000 में जब अटल जी की सरकार बनी, मैं व्यक्तिगत तौर से मैं 45 ऐसे गांव आबुलमाड़, जहाँ पर लोगों का जाना बड़ा मुश्किल था, मैं उन गांव में गया। शायद महेश जी को पता होगा, वहां पर हमने पहला भारत का सोलर लाइट हमने लगाया। बिजली नहीं थी और स्वयं मेरा वहां जाना हुआ, उन 45 गांवों में मेरा जाना हुआ। आज बस्तर के बहुत सारे छत्तीसगढ़ भी बन गया पूरा, और आज हम लोग ऐसा छत्तीसगढ़, हमारे झारखंड को आप देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है भारत का जो हिस्सा है, हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बारे में बात करें, परंतु जो आधा भाग है जम्मू कश्मीर का, और आज अनुभव हम करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। मैं एक समय जब 370 की समाप्ति नहीं हुई, उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर क्या परिस्थिति रही होगी, और हम लोग जब इस क्षेत्र में काम करते थे, तो मैंने पहला भाषण उस समय अडवाणी जी ने वहां के ट्राइबल के बारे में भाषण किया। तो मुझे कहा कि भूपेंद्र सिंह, यहाँ पर ये जो गुर्जर बकरवाल रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, इनके बारे में आप लोगों को बात करना चाहिए। तो मैंने पहला भाषण जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय, उन दिनों में जब हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई,
तो अनुभव किया। आज कई ऐसे प्रदेश हैं जिनके बारे में कह सकता हूँ, उड़ीसा जहाँ हमारे पिंगड़े जी हैं, आज भी लोग बात करते हैं। अगर सामान्य तौर से उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि हम उड़ीसा के लोगों को पानी नहीं मिलता पीने के लिए। आज भी समुद्र से कुछ भाग घिरा हुआ है, इसके बाद और जी जहां से आए हैं वहां की परिस्थिति, आप मान की स्थिति के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। हमने ऐसे ऐसे प्रदेशों को मैंने देखा, परंतु सरकारों ने कभी देश के लोगों के बारे में, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कभी विचार नहीं हुआ। आज मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार की नीतिगत कोई निर्णय हुआ, अटल जी ने उस समय जब ये 24 राजनीतिक दलों के साथ में जब गठबंधन एनडीए का गठन हुआ, तो लोग कहते थे अटल जी के बारे में, हमारे बहुत सारे अलग अलग विचार, डिफरेंट विचारधारा के लोग अटल जी की भाषण सुनने के लिए आते थे। वो समय नहीं था, परंतु अटल जी को स्वीकार करने वाला या उस पार्टी को स्वीकार करने वाले लोग कितने थे? तो ये चर्चा सामान्य तौर से मीडिया के अंदर, समाज के अंदर होती थी। जब निर्णय उस समय सरकार बनी, मैंने एक बार 96 में अटल जी को मैंने कहा, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ बना है, तो मैंने ट्राइबल के बारे में कहा, अपोजिशन लीडर थे, तो मैंने अटल जी को कहा कि भविष्य में कभी आपको देश के प्रधानमंत्री बनने का अगर ये अवसर मिलेगा तो ट्राइबल के बारे में आप जरूर विचार कीजिए। भाषण में, अपने जवाब में अटल जी ने वहां कहा, बिलासपुर में ये हमारी सभा थी, तो अटल जी ने कहा कि ये संभव नहीं है कि हम कभी सरकार में नहीं आ सकते। ये उस समय उनके शब्द थे, और वास्तव में जब सरकार में इतने सारे दलों को जोड़ करके जब सरकार बनी, तो पहला निर्णय गांव के बारे में हुआ। अभी इसका उल्लेख हमारे विद्यार्थी जी ने किया, भैया जी ने किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये देश का एक इतिहास और गांव के बारे में, ट्राइबल मिनिस्ट्री, पूर्वोत्तर के बारे में डोनर मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री सड़क, और चौथा काम उन्होंने आईटी के क्षेत्र में किया। ये जो आज है आईटी का जितना विस्तार हुआ है भारत के अंदर, ये अटल जी और उस समय हमारे प्रमोद जी थे। आज देखिए, अगर 140 करोड़ लोग हैं तो आज 120 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल। अगर छोटे बच्चे को छोड़ दे, उसको खेलने के लिए आज बच्चे उसके लिए, मानी ये परिस्थिति थी। हमने उस समय देखा, इसलिए भारत के बारे में पूर्वोत्तर के लोग ऐसा मानते थे, वो कभी हम भारत के नागरिक ऐसा एहसास नहीं हुआ।